Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. दोस्तों आज हम अपना चैप्टर जो है अनएम्प्लॉयमेंट से चालू करने वाले हैं। तो आइए चालू करते हैं आज का लेक्चर। अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स आर रेडी एंड विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेजेस बट इंडिविजुअल्स कुड नॉट गेट वर्क। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आदमी या बंदा काम तो करना चाहता है बट उसको जॉब मिल नहीं रही है। जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेजेस है उस पे वो काम तो करना चाहता है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है। ऐसे सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जो होता है वो होता है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। तो टोटल लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को जब हम घटा देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड आ जाता है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कैटेगराइजेशन किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस like rapidly growing population, fall in rate of capital formation, technological change, etc. ये लॉन्ग टर्म फेनोमिना होता है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज बढ़ी हुई पॉपुलेशन हो गया या जो आपका कैपिटल फॉर्मेशन में कमी हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, इस तरीके के जो फैक्टर्स के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि व्हेन पीपल चेंज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर and remain unemployed during this interval period, it is termed as frictional unemployment। तो इसमें होता क्या है कि जब हम एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रहे होते हैं तो उस मध्य काल में जितने दौरान हम अनएम्प्लॉयड रहते हैं उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब जो अगला कैटेगरी है वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या है? So it refers to a situation where people are thrown out from the job due to a recession in the economy. It is a demand deficiency unemployment। ठीक है, और इसका क्या कॉज होता है? तो कॉज होता है लैग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जब मार्केट में रिसेशन आ जाता है, जब डिमांड की कमी हो जाती है, तो उस कारण से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट को। अब अगला जो कैटेगरी है वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये बोलता है कि पीपल आर एम्प्लॉयड बट मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। इसका मतलब है कि मान लो कि हमको किसी काम के लिए 10 आदमी की जरूरत है लेकिन वहां पे 15 आदमी एम्प्लॉयड है। तो जो एक्स्ट्रा जो 5 आदमी है वो एम्प्लॉयड होते हुए भी अनएम्प्लॉयड है ना? मतलब एज सच देखा जाए तो वो एम्प्लॉयड है, लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो बहुत कम हो जा रहा है। उनके नहीं रहने से भी वो काम हो जाएगा, है ना? ये जो एक्स्ट्रा 5 लोग हैं ये एक तरीके से बर्डन है। और इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को जो है हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और खासकर इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो अगली कैटेगरी है वो है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की। अब अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि इन दिस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्किल। समझ में आया कि मान लीजिए कि कोई बंदा ग्रेजुएट है लेकिन हम उससे 10वीं पास वाले जॉब करवाएंगे तो क्या होगा? एक तरीके से अंडर यूटिलाइजेशन होगा ना उसके टैलेंट का और उसके स्किल का। तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
ठीक है। अब जो अगला कैटेगरी है वो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इसमें क्या होता है कि लेबरर्स व्हेन दे लीव विदाउट एनी वर्क एंड डोंट फाइंड एनी वर्क टू डू, है ना, इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मतलब इसमें आदमी को क्या है कि काम ही नहीं मिल रहा होता है, वो खोजता है लेकिन उसको मिलता नहीं है। तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब अगला जो कैटेगरी है वो है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का। इसमें होता है कि दो जॉब्स आर अवेलेबल, सम पर्सन वांट्स टू रिमेन आइडल। समझ में आया? मतलब अपनी इच्छा से वो जॉब नहीं कर रहा है, जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में बट वो अपनी इच्छा से जॉब नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं, आप में से बहुत लोग ग्रेजुएट होंगे, है ना, ग्रेजुएशन के बाद भी आप ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं बट आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ये जो तैयारी के फेज में आप अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं, इसी को हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। अब अगला जो कैटेगरी है वो है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट एक इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि हर एक कंट्री में होता ही है और इसको कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 2 से 3% का अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो कितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी हो, वहां पे रहेगी ही रहेगी। इसी को हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लॉरेंस कर्व का। अब लॉरेंस कर्व हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? तो लॉरेंस कर्व हमें इनकम इनइक्वालिटी का इंफॉर्मेशन देता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लॉरेंस कर्व मैप्स द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ इनकम और वेल्थ अर्न्ड और appropriated and percentage of people earn that particular percent of income। तो देखो यहाँ पे जो y एक्सिस होता है उसमें क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, मतलब ये इनकम है, और x एक्सिस जो है ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है ए बी। ठीक है। और ये जो कर्व है ए ई बी, ये हमारा लॉरेंट्ज कर्व है। ठीक है। अगर हम ये जो लाइन है ए बी, इस पे कोई पॉइंट यहाँ पे लेते हैं तो ये कैसे रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी को? तो ये यहाँ पे अगर एक पॉइंट हम ले रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 50% ऑफ द इनकम को अर्न कर रहा है। अगर यहाँ इससे ऊपर कोई पॉइंट ले, मान लीजिए कि वो 60% पॉपुलेशन को दिखा रहा है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि 60% पॉपुलेशन जो है ये 60% ऑफ द इनकम को कमा रहा है। तो मतलब जो इनकम में क्या है कि इक्वालिटी है। बट अगर हम इस कर्व ए बी को लेते हैं जिसको हम लॉरेंट्ज कर्व कहते हैं, तो इसमें ये जो पॉइंट ई है ये दर्शा रहा है कि 90% ऑफ द पीपल जो है ये 60% ऑफ इनकम को कमा रहे हैं, मतलब रेस्ट 10% जो है वो 40% ऑफ द इनकम कमा रहे हैं। तो क्या है, इस तरीके से यहाँ पे इनकम में इनइक्वालिटी दिखाई दे रहा है ना। तो यही जो इनकम में इनइक्वालिटी है ये रिप्रेजेंट करता है लॉरेंट्ज कर्व। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉरेंट्ज कर्व से क्वेश्चन जनरली पीसीएस में आ ही जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला जो कंसेप्ट है वो है गिनी कोफिशिएंट का। गिनी कोफिशिएंट कुछ नहीं है, बस जो हमने अभी लॉरेंट्ज कर्व में इनकम इनइक्वालिटी को पढ़ा उसको ये मैथमेटिकली मेजर करके देता है। ठीक है। ये है रेशियो ऑफ द एरिया above द लॉरेंट्ज कर्व एंड एरिया बिलो द लॉरेंट्ज कर्व, है ना। जैसे कि ये देखिए, ये वाला जो एरिया है डिवाइडेड बाय ये वाला जो एरिया, ठीक है, लॉरेंट्ज कर्व के ऊपर डिवाइडेड बाय लॉरेंट्ज कर्व के नीचे वाला एरिया, तो इसका जो रेशियो होता है ये हमको गिनी कोफिशिएंट देता है। ठीक है। अब अगला जो कंसेप्ट है वो है कुजनेट्स कर्व का। कुजनेट्स कर्व है कि इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी इनिशियली द इनइक्वालिटी विल इंक्रीज एंड विथ इंक्रीज इन द ग्रोथ द इनइक्वालिटी विल कम डाउन।
तो वाई एक्सिस पे इनइक्वालिटी है, एक्स एक्सिस में इसमें पर कैपिटा इनकम है। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे ग्रोथ होगा इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ेगा, उसके बाद एक पॉइंट के बाद इनइक्वालिटी क्या होगा कि कम हो जाएगा। ठीक है, अब पहले क्या होगा कि भाई देखो कुछ ही लोगों का इनकम बढ़ेगा, है ना, और धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ फिर लोगों को नौकरी मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है, और जब नौकरी मिलेगा उसके बाद धीरे धीरे इनइक्वालिटी कम होगा। तो पहले क्या होगा कि इनइक्वालिटी बढ़ेगा डेवलपिंग कंट्री में, फिर इनइक्वालिटी जो है वो घटेगा, पीक में पहुंचने के बाद घट जाएगा। ठीक है, तो ये था कुजनेट्स कर्व का कंसेप्ट, याद रखिएगा। और हमारा इस लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट है एंजल्स लॉ का। अब एंजल्स लॉ बोलता है कि विद द इंक्रीज इन इनकम द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन फूड फॉल्स डाउन। दैट इज कि मान लो कि हमारा जो इनकम है वो है 100 रुपया, और उसमें हम 50 रुपए जो है वो खाने पे खर्च कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा इनकम बढ़ के हो गया है 200 रुपया, और हमने अपना फूड पे एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ाया है, और वो मान लो हो रहा है 70 रुपया। ठीक है, तो क्या होगा कि जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं अपने फूड पे, पहले जो था 100 में 50 मतलब 50% था, अब क्या है 200 में 70, तो 50% से जो है वो कम आ गया है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेने के लिए बोल रहा हूं आपको। तो एंजल्स लॉ यही बोलता है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है, जो परसेंटेज अमाउंट ऑफ द टोटल इनकम जो होता है जो कि हम फूड पे स्पेंड कर रहे हैं वो कम हो जाता है। तो इतना ही ये एंजल्स लॉ हमको बताता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट इंक्रीजेस बट एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम वैल्यू डिक्रीजेस। हमारा इनकम बढ़ने के साथ साथ हम जो मनी स्पेंड करते हैं फूड पे वो हम बढ़ाते हैं, लेकिन टू एज अ परसेंटेज ऑफ द इनकम जो है वो प्रपोर्शन हमारा फूड पे कम हो जाता है जो हम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो होप करता हूं एंजल्स लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा, और आज के लेक्चर में हमने जितने भी कंसेप्ट देखे वो सारे ही आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, कंसेप्ट आपको समझ में आए हों, तो थम्स अप बटन दबाइएगा, और मेरे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।